जय हिंद। तो ये है खान सर का पॉकेट जीके बुक और हम अभी इसी बुक को कंप्लीट करवाने में लगे हुए हैं। तो आप लोग कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी बुक से भी डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मॉक टेस्ट लगाने को मिलता रहेगा और जब तक कि बुक कंप्लीट ना हो जाए मिलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ होता है हर किताब का द एंड। और आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं मध्यकालीन भारत से मॉक टेस्ट 8 और टॉपिक है हमारा सल्तनत कालीन। ठीक है, और ये एक ऐसा बुक है जो हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आता है और ये खान सर का दावा है। तो क्यों न हम इसे मिलकर कंप्लीट कर लें। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला प्रश्न है, मुशर्रिफ ए मुमालिक पद का मुख्य कार्य क्या था। ऑप्शन ए शाही दावतों का प्रबंध, बी आय व्यय का लेखा रखना, सी है सैन्य विभाग का नेतृत्व और डी है गुप्तचर विभाग का संचालन। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आय व्यय का लेखा रखना। मुशर्रिफ ए मुमालिक महालेखाकार था जो संपूर्ण राज्य के आय व्यय का हिसाब रखता था। प्रश्न 2 है, मुस्तौफी ए मुमालिक किसका प्रमुख था। ऑप्शन ए अश्वशाला, बी लेखा परीक्षण विभाग, सी विदेश विभाग और डी है गुप्तचर विभाग। तो सही आंसर ऑप्शन बी लेखा परीक्षण विभाग। देखिए, मुस्तौफी ए मुमालिक मुशर्रिफ द्वारा बनाए गए खातों की जांच पड़ताल करता था और कारखानों की देखरेख भी करता था। तो इसी तरह से हम लोग सारा प्रश्न को बारीकी से कर लेंगे। ठीक है, तो आप बस शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए और कमेंट में आप भी आंसर बताते चलिएगा और लास्ट में फाइनल स्कोर जरूर बताइएगा। प्रश्न 3 है, अमीर ए मजलिस किस कार्य के लिए जिम्मेदार थे। ऑप्शन ए शाही उत्सव एवं दावतों का प्रबंध, बी है न्यायालय संचालन, सी है गुप्तचर विभाग और डी है सैन्य भर्ती। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शाही उत्सव एवं दावतों का प्रबंध। देखिए, अमीर ए मजलिस राज दरबार में होने वाली उत्सव दावतों की देखरेख करता था। प्रश्न 4 है, अमीर हाजिब का मुख्य कार्य क्या था। ऑप्शन ए है विदेशी पत्राचार, सी है सुल्तान से मिलने वालों की जांच और डी है किलों का रक्षा प्रबंधन और ऑप्शन डी है कोषागार की देखरेख। सही आंसर ऑप्शन बी सुल्तान से मिलने वालों की जांच। अमीर हाजिब दरबार में शिष्टाचार व सुरक्षा का ध्यान रखता था। प्रश्न 5 है, वकील ए दर किससे संबंधित था। ऑप्शन ए अश्वशाला, बी है शाही महल और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाएं, सी है गुप्तचर विभाग और डी है विदेश विभाग। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शाही महल और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाएं। वकील ए दर सुल्तान की निजी सेवाओं और शाही महल का प्रभारी होता था। प्रश्न 6 है, अमीर ए सादा किस क्षेत्र का अधिकारी था। ऑप्शन ए केवल एक गांव, बी है एक शहर या लगभग 100 गांव, सी है सैनिक शिविर और डी है न्यायालय। तो सही आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन बी एक शहर या लगभग 100 गांव। अमीर ए सादा स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी होता था। प्रश्न 7 है, रसालत ए मुमालिक किस विभाग का प्रमुख था। ऑप्शन ए वित्त, बी है विदेश विभाग, सी कृषि और डी है न्याय। तो सही आंसर ऑप्शन बी विदेश विभाग। रसालत ए मुमालिक सल्तनत का विदेश मामलों का प्रमुख था। प्रश्न 8 है, दीवान ए इंसा किससे संबंधित था। ऑप्शन ए सैन्य विभाग, बी है पत्राचार विभाग, सी धार्मिक विभाग और डी है खजाना विभाग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पत्राचार विभाग। दीवान इंसा राज पत्राचार तैयार करने का कार्य करता था। और हाँ, एक जानकारी और, हम ना इस बुक से यानी पॉकेट जीके बुक से एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं और उसका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। तो वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। प्रश्न 9 है,
वजीर का प्रमुख कार्य क्या था? ऑप्शन ए दावतें आयोजित करना, बी है सैन्य प्रशिक्षण, सी है राजस्व विभाग का प्रमुख और डी है गुप्तचर विभाग का संचालन। तो सही आंसर ऑप्शन सी, राजस्व विभाग का प्रमुख। देखिए, वजीर सल्तनत का प्रधानमंत्री तथा राजस्व व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी था। प्रश्न 10 है, सद्र उस सुदूर किस विभाग का प्रमुख था? ऑप्शन ए कोषागार, बी धार्मिक व दान विभाग, सी न्याय और डी है सैन्य विभाग। तो सही आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन बी, धार्मिक व दान विभाग। सद्र उस सुदूर धर्म, शिक्षा तथा दान पुण्य संबंधी कार्यों का प्रमुख होता था। प्रश्न 11 है, बरीद ए मुमालिक किस विभाग से जुड़ा था? ऑप्शन ए विदेशी मामलों से, बी है गुप्तचर विभाग से, सी सैन्य विभाग से और डी है न्याय विभाग से। तो सही आंसर ऑप्शन बी, गुप्तचर विभाग। बरीद ए मुमालिक सल्तनत का मुख्य जासूस होता था। प्रश्न 12 है, आरिज ए मुमालिक किस विभाग का प्रमुख था? ऑप्शन ए दीवान ए इजारत, बी है दीवान ए अर्ज और सी है दीवान ए रिसालत और डी है दीवान ए इंसा। तो सही आंसर ऑप्शन बी, दीवान ए अर्ज। आरिज मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख था। ठीक है। प्रश्न 13 है, काजी उल कजात कौन था? ऑप्शन ए विदेश मंत्री, बी है धार्मिक मंत्री, सी न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सुल्तान के बाद और डी है राजस्व अधिकारी। सही आंसर ऑप्शन सी, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। काजी उल कजात संपूर्ण राज्य की उच्चतम न्यायिक प्राधिकारी था। प्रश्न 14 है, सल्तनत काल में इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सही आंसर ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा का विधिवत विकास इल्तुतमिश ने किया था। अब प्रश्न 15 है, इक्ता के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए हो जाएगा वली या मुक्ता, बी है अमीर, सी आरिज और डी है सद्र। तो सही आंसर ऑप्शन ए, वली या मुक्ता। इक्ता क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी को मुक्ता या फिर वली कहा जाता था। प्रश्न 16 है, खिलजी और तुगलक काल में सैन्य कमांडरों को इक्ता क्षेत्र का शासन सौंपा जाता था। इन शासकों को क्या कहते थे? ऑप्शन ए सद्र, बी है इक्तेदार, सी आरिज और डी है अमीर। तो सही आंसर ऑप्शन बी, इक्तेदार। खिलजी व तुगलक शासकों ने अपने सैन्य अधिकारियों को इक्ताएं देकर उन्हें इक्तेदार कहा। प्रश्न 17 है, मुक्ता की सहायता वित्तीय मामलों में कौन करता था? ऑप्शन ए काजी, बी अमीर, सी ख्वाजा और डी है सद्र। सही आंसर ऑप्शन सी, ख्वाजा। ख्वाजा इक्ता क्षेत्र में वित्तीय सलाहकार होता था। प्रश्न 18 है, सल्तनत काल में खास खेल किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए है प्रांतीय सेना, बी सुल्तान की अस्थायी केंद्रीय सेना, सी है पैदल सैनिक और डी है जासूसों का दल। सही आंसर ऑप्शन बी, सुल्तान की अस्थायी केंद्रीय सेना। खास खेल वे सैनिक थे जो सीधे सुल्तान के अधीन रहते थे। इन्हें सुल्तान का निजी एवं उच्च प्रशिक्षित दल माना जाता था। यह केंद्रीय सेना का सबसे विश्वसनीय भाग था। प्रश्न 19 है, प्रांतीय सेना किसके नियंत्रण में रहती थी? ऑप्शन ए सुल्तान, बी वाजिर, सी प्रांतीय शासक या सूबेदार, सी है सद्र उस सुदूर। सही आंसर ऑप्शन सी, प्रांतीय शासक या सूबेदार। देखिए, प्रांतीय सेना संबंधित सूबा या प्रांत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए नियुक्त होती थी और इसका नियंत्रण स्थानीय सूबेदार या वली या फिर मुक्ता के पास होता था। प्रश्न 20 है, वजही सैनिक किस प्रकार के होते थे? ऑप्शन ए अस्थायी सैनिक, बी है अस्थायी सैनिक, सी पैदल सेना और डी है जासूस। तो सही आंसर ऑप्शन बी, अस्थायी सैनिक। वजहिस वे सैनिक थे जिन्हें अस्थायी रूप से वेतन दिया जाता था। ये सुल्तान की नियमित सेना का हिस्सा होते थे। प्रश्न 21 है, गैर वजही सैनिक किसे कहा जाता था?
तो ऑप्शन ए है वेतनभोगी अस्थायी सैनिक, बी है अस्थायी सैनिक, सी है अश्वारोही और डी है केवल दास सैनिक। सही आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन बी अस्थायी सैनिक। गैर वजही सैनिक युद्ध या आवश्यकता के समय अस्थायी रूप से भर्ती किए जाते थे। प्रश्न 22 है मुस्लिम स्वयंसेवक किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए जासूसी, बी स्वेच्छा से सैन्य सेवा देने वाले सैनिक, सी है कोषागार और डी है न्यायालय। सही आंसर ऑप्शन बी स्वेच्छा से सैन्य सेवा देने वाले सैनिक। ये सैनिक बिना वेतन या समान भत्ते के धार्मिक उत्साह से युद्ध में भाग लेते थे। प्रश्न 23 है सल्तनत काल में पायक किस प्रकार का सैनिक होता था? ऑप्शन ए अश्वारोही, बी है पैदल सैनिक, सी हथियार निर्माता और ऑप्शन डी है जासूस। तो सही आंसर ऑप्शन बी पैदल सैनिक। पायक सल्तनत कालीन सेना का प्रमुख पैदल बल था। ठीक है, इन्हें खूब से हिस्सा और कुछ वेतन मिलता था। अगला प्रश्न 24 है सवार ए बरखुस्तवानी किस प्रकार के सैनिक थे? ऑप्शन ए पैदल सैनिक, बी धनुर्धारी, सी शस्त्रधारी घुड़सवार और डी है जासूस। सही आंसर ऑप्शन सी शस्त्रधारी घुड़सवार। ये भारी कवच और हथियारों से लैस घुड़सवार सेना के सदस्य थे। हमारा अगला प्रश्न 25 है बंदगान शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? ऑप्शन ए कर वसूलने वाले अधिकारी, बी है दास सैनिक, सी है न्यायालय के कर्मचारी और डी है व्यापारी। ठीक है, तो अगला आंसर बी हो जाएगा दास सैनिक। बंदगान वे गुलाम सैनिक थे जिन्हें सैन्य उद्देश्यों के लिए खरीदा जाता था। ये सुल्तान के प्रति अत्यंत निष्ठावान माने जाते थे। अगला प्रश्न 36 है तले आह या यजकी का काम क्या था? ऑप्शन ए हो जाएगा कर संग्रह, बी है युद्ध काल में जासूसी, सी है घुड़सवारी प्रशिक्षण और डी है न्यायालय में कार्यवाही। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा युद्ध काल में जासूसी। देखिए तले आह या फिर यजकी एक उच्च स्तरीय सैन्य जासूस था। यह विपक्षी सेना की गतिविधियों की सूचना एकत्रित करता था। अगला प्रश्न 27 है मंगलिक या फिर मंजनिक किसका उपकरण था? ऑप्शन ए है न्यायालय, बी गुप्तचर विभाग, सी गोला फेंकने वाली मशीन और डी है खजाना। सही आंसर ऑप्शन सी गोला फेंकने वाली मशीन। देखिए मंजनिक एक बड़ी गोला बारूद फेंकने वाली यांत्रिक मशीन थी जिसका उपयोग किलाबंदी तोड़ने में होता था। प्रश्न 28 है फलाखुन किस प्रकार का हथियार था? ऑप्शन ए तलवार, बी गुलेल यानी शिला प्रक्षेपास्त्र, सी है धनुष और डी है तोप। सही आंसर ऑप्शन बी गुलेल या शिला प्रक्षेपास्त्र। फलाखुन बड़े आकार के यांत्रिक गुलेल थे जिसका उपयोग पत्थर या फिर भारी वस्तुओं को दूर फेंकने में होता था। अगला प्रश्न 29 है वली का न्यायालय किस स्तर का न्यायालय था? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, बी प्रांतीय स्तर का सामान्य न्यायालय, सी गांवों का न्यायालय और डी है सैन्य न्यायालय। सही आंसर ऑप्शन बी प्रांतीय स्तर का सामान्य न्यायालय। वली प्रांत का अधिकारी था और उसका न्यायालय स्थानीय प्रांत स्तर पर कार्य करता था। प्रश्न 30 है काजी ए सुब्बा कौन होता था? ऑप्शन ए सुल्तान का सैन्य अधिकारी, बी प्रांत का मुख्य न्यायाधीश, सी गुप्तचर विभाग का सरदार और डी है कर अधिकारी। सही आंसर ऑप्शन बी प्रांत का मुख्य न्यायाधीश। काजी ए सुब्बा प्रांत की न्यायिक व्यवस्था का प्रमुख होता था। प्रश्न 31 है दीवान ए सुब्बा का न्यायालय किस कार्य से संबंधित था? ऑप्शन ए धार्मिक मामलों से, बी राजस्व और प्रशासनिक विवादों से, सी है जासूसी से और डी सेना संचालन से। सही आंसर ऑप्शन बी राजस्व और प्रशासनिक विवादों से। दीवान ए सुब्बा न्यायालय में भूमि कर एवं प्रशासनिक विवादों का निपटारा किया जाता था। प्रश्न 32 है सद्र ए सुब्बा का न्यायालय किसके लिए था? ऑप्शन ए सैन्य विवादों के लिए, बी धार्मिक व दान संबंधी
मामलों के लिए, सी है कृषि विवादों के लिए और डी है वाणिज्यिक विवादों के लिए। तो सही आंसर ऑप्शन बी, धार्मिक व दान संबंधी मामलों के लिए। देखिए सदर ए सूबा धार्मिक संस्थाओं, दान पुण्य, वक्फ आदि मामलों का निर्णय करता था। प्रश्न 33 है, सल्तनतकालीन वित्त व्यवस्था किस इस्लामी विधि पर आधारित थी? ऑप्शन ए साफी शाखा, बी है हनफी शाखा, सी हम्बली शाखा और डी है मालिकी शाखा। सही आंसर ऑप्शन बी, हनफी शाखा। दिल्ली सल्तनत की वित्त व्यवस्था मुख्यतः सुन्नी विधि विशेषज्ञों की हनफी शाखा के सिद्धांतों पर आधारित थी, जो इस्लामी कर और राजस्व प्रथाओं का मार्गदर्शन करती थी। अगला प्रश्न 34 है, सल्तनत काल में मदब अमास क्या था? ऑप्शन ए लगान का एक प्रकार, बी दान दी गई कर मुक्ति भूमि, सी है व्यापार कर और ऑप्शन डी सैनिक वेतन। तो सही आंसर ऑप्शन बी, दान दी गई कर मुक्त भूमि। मदब ए मास वह भूमि थी जिसे धार्मिक, शैक्षणिक या सामाजिक कार्यों के लिए दान किया जाता था और यह मुक्त होती थी। प्रश्न 35 है, मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है न्यायाधीश, बी दान प्राप्तकर्ता, सी भूमि अभिहस्तांकन यानी एकता का धारक, डी है कर वसूलने वाला अधिकारी। तो सही आंसर ऑप्शन सी, भूमि अभिहस्तांकन का धारक। सल्तनत में मुक्ति बराबर एकता का प्रशासक, जिसे एकता क्षेत्र का प्रशासन और वसूली सौंपी जाती थी, इसे मुक्ता या फिर बलि कहा जाता था। प्रश्न 36 है, सल्तनत काल में खिराज किससे वसूला जाता था? ऑप्शन है ए मुस्लिम किसानों से, बी केवल व्यापारियों से, सी केवल गैर मुसलमान किसानों से और डी है सैनिकों से। सही आंसर ऑप्शन सी, केवल गैर मुस्लिम किसानों से। खिराज एक कृषि कर था जो सिर्फ गैर मुस्लिम कृषि उत्पादकों पर लगाया जाता था। इसकी दर उपज का 1/3 से 1/2 तक होती थी। प्रश्न 37 है, सल्तनत काल में मुस्लिम व्यापारियों से व्यापार कर की दर क्या थी? ऑप्शन ए 10%, बी 5%, सी 2.5% और डी है 1%। सही आंसर ऑप्शन सी, 2.5%। व्यापार कर में धार्मिक भेदभाव था। मुसलमान व्यापारी 2.5%, हिंदू व्यापारी 5%, घोड़े के व्यापार पर अलग से 5% पर कर लगाया था। प्रश्न 38 है, सल्तनत काल में घोड़ों के व्यापार पर कितना कर लगाता था? ऑप्शन ए 1%, बी 2.5, सी 5 और डी है 10। सही आंसर ऑप्शन सी, 5%। देखिए घोड़े रणनीतिक संपत्ति थे, इसलिए इनके व्यापार पर 5% का विशिष्ट कर लगाया जाता था। प्रश्न 39 है, मसाहत भूमि मापन प्रथा की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी है मोहम्मद बिन तुगलक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। मसाहत भूमि मापन प्रथा जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया ताकि कर वसूली को वैज्ञानिक और सटीक बनाया जा सके। प्रश्न 40 है, इनाम या वक्फ में दी गई भूमि की विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए यह कर मुक्त नहीं थी, बी है प्राप्तकर्ता का उस पर कोई अधिकार नहीं होता था, सी है यह दान भूमि होती थी और इसका अधिकार वंशानुगत होता था, ऑप्शन डी है यह केवल सैनिकों को दी जाती थी। तो सही आंसर ऑप्शन सी, दान भूमि वंशानुगत अधिकार। इनाम या वक्फ धार्मिक या सामाजिक उद्देश्य से दी गई भूमि थी जिस पर प्राप्तकर्ता और उसके उत्तराधिकारियों का वंशानुगत अधिकार मान्य था। प्रश्न 41 है, सल्तनत काल में दाम नामक सिक्का प्रचलन में था या नहीं? ऑप्शन ए हाँ, सुल्तान इल्तुतमिश ने चलाया, बी है हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया, सी है नहीं, दाम सिक्का सल्तनत काल में नहीं था और डी है दाम सिक्का मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सल्तनत काल में दाम सिक्का नहीं था। देखिए दाम नामक तांबे का सिक्का सल्तनत काल में नहीं बल्कि
शेर शाह सूरी द्वारा चलाया गया था। प्रश्न 42 है, केवल देवल किस कारण प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए जरी कार्य, बी चावल, सी अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह और डी है नील उत्पादन। सही आंसर ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। देवल उस समय का एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार केंद्र था। प्रश्न 43 है, सरस्वती किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध थी? ऑप्शन ए सोना, बी चावल, सी रजाइयां और डी है नील। सही आंसर ऑप्शन बी चावल। सल्तनत काल में सरस्वती अपने उच्च गुणवत्ता वाले चावल के लिए प्रसिद्ध थी। प्रश्न 44 है, अनिहल बाढ़ किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए व्यापारियों का तीर्थ स्थल, बी है रजाइयां, सी नील और डी है सोना चांदी। तो सही आंसर ऑप्शन ए व्यापारियों का तीर्थ स्थल। अनिहल बाढ़ प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था जिसे व्यापारियों का पवित्र स्थान कहा जाता था। प्रश्न 45 है, सतगांव किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए नील, बी रजाइयां, सी चावल और डी है जरी का काम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजाइयां। सतगांव विशेष रूप से रजाइयों के उत्पादन और व्यापार के लिए जाना जाता था। प्रश्न 46 है, आगरा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए सोना चांदी, बी नील उत्पादन, सी रजाइयां और डी है मसाले। सही आंसर ऑप्शन बी नील उत्पादन। सल्तनत कालीन आगरा में नील यानी इंडिगो का उत्पादन अत्यधिक प्रसिद्ध था। प्रश्न 47 है, बनारस किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए नमक व्यापार, बी है सोना चांदी और जरी उद्योग, सी है कपास और डी है घोड़े। सही आंसर ऑप्शन बी सोना चांदी और जरी उद्योग। बनारस सदियों से सुनार कला कला बत्तू और जरी बुनाई का सबसे प्रमुख केंद्र रहा। प्रश्न 48 से मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार की संगीत गोष्ठी का चित्र किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी है शाहपुर यानी ईरानी चित्रकार, सी है गोपाल नायक और ऑप्शन डी हो जाएगा बैजू बावरा। सही आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा? शाहपुर ईरानी चित्रकार यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बी। ठीक है, देखिए ईरानी चित्रकार शाहपुर ने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार की एक संगीत सभा का चित्र बनाया था। यह प्रमाण है कि तुगलक काल में संगीत और चित्रकला दोनों का माहौल मौजूद था। प्रश्न 49 है, अगला प्रश्न 49 है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस महान दक्षिण भारतीय गायक को अपने दरबार में बुलाया था? ऑप्शन ए बैजू बावरा, बी गोपाल नायक, सी हुसैन शाह सरकी और डी है अमीर खुसरो। सही आंसर गोपाल नायक। गोपाल नायक दक्षिण भारत के महान गायक थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें दिल्ली बुलाया। यह साबित करता है कि खिलजी के दरबार में संगीत का उच्च स्थान प्राप्त था। प्रश्न 50 है, ख्याल गायन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी हुसैन शाह सरकी, सी गोपाल नायक और डी है मोहम्मद शाह। सही आंसर हुसैन शाह सरकी। ख्याल गायन शैली का निर्माण जौनपुर के सरकी सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने किया। संगीत के क्षेत्र में विशेष योगदान के कारण उन्हें नायक की उपाधि भी मिली। प्रश्न 51 है, कव्वाली गायन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए बैजू बावरा, बी अमीर खुसरो, सी गोपाल नायक और डी है हुसैन शाह सरकी। सही आंसर अमीर खुसरो। देखिए अमीर खुसरो ने कव्वाली शैली का आविष्कार किया। यह सूफी संगीत का महत्वपूर्ण हिस्सा है और चिश्ती परंपरा से जुड़ा है। प्रश्न 52 है, सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी राजा मानसी, सी बैजू बावरा और डी है सतविदारन। तो सही आंसर अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को सितार और तबले के विकास आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने भारतीय वाद्य और फारसी वाद्यों का मिश्रण करके नए रूप बनाए। प्रश्न 53 है, ध्रुपद राग का विकास किसके दरबार में माना जाता है? ऑप्शन ए
दिल्ली सल्तनत, बी आगरा दरबार, सी ग्वालियर दरबार और डी है जौनपुर दरबार। सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर दरबार, राजा मानसिंह। देख भाई, ध्रुपद शैली का विकास ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबारी संगीतकारों ने किया। यह भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय गायन माना जाता है। अब प्रश्न 54 है, मान कौतूहल नामक संगीत ग्रंथ किसने लिखा? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी राजा मानसिंह, सी संत विदारयन और डी है लक्ष्मी नारायण। तो सही आंसर राजा मानसिंह। राजा मानसिंह ने मान कौतूहल नामक संगीत ग्रंथ लिखा। यह ध्रुपद परंपरा और संगीत शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रश्न 55 है, संत विद्यारण्य ने किस ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन ए संगीत सूर्योदय, बी है संगीत सार, सी मान कौतूहल और डी है हस्त वहिस्त। सही आंसर संगीत सार, संत विद्यारण्य। संत विद्यारण्य ने संगीत सार बनाया, जो दक्षिण भारत की संगीत परंपरा पर आधारित प्रमुख ग्रंथ है। प्रश्न 46 है, संगीत सूर्योदय किसकी रचना है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी लक्ष्मी नारायण, सी राजा मानसिंह और डी है शाहपुर। सही आंसर लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेवराय के दरबारी संगीतकार थे और उनकी प्रसिद्ध रचना संगीत सूर्योदय है। अगला प्रश्न 57 है, किस सूफी संप्रदाय में संगीत निषिद्ध था? ऑप्शन ए चिश्ती, बी सतारी, सी नक्शबंदी एवं कादरी और बी है सुहरावर्दी। सही आंसर नक्शबंदी एवं कादरी संप्रदाय में। नक्शबंदी और कादरी संप्रदाय संगीत को हराम मानते थे और उनके अनुयायी संगीत का विरोध करते थे। प्रश्न 58 है, तानसेन किस सूफी संत का शिष्य था? ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, बी मोहम्मद गौस, सी अमीर खुसरो और डी है शेख सलार मसूद। सही आंसर मोहम्मद गौस सतारी संत। तानसेन जो आगे चलकर अकबर के नवरत्न बने, शुरू में सतारी संत मोहम्मद गैस के शिष्य थे। प्रश्न 59 है, किस सुल्तान ने भित्ति चित्रों पर प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक और डी है बलबन। सही आंसर फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने धार्मिक कारणों से भित्ति चित्रों और जीव चित्रों पर रोक लगा दी थी। प्रश्न 60 है, फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों को किस रूप में वर्णित किया है? ऑप्शन ए देवताओं के दूत, बी ईश्वर की छाया, सी पृथ्वी का देवता और डी है धर्म के रक्षक। सही आंसर हो जाएगा ईश्वर की छाया। फारसी इतिहासकार सुल्तानों को जिल ए इलाही यानी ईश्वर की छाया कहते थे, जिससे उनका दैवी अधिकार स्थापित होता था। तो यहाँ से सारा प्रश्न डन हो गया यानी कंप्लीट हो गया। जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था हम करवा चुके हैं। इस टॉपिक से एक भी पॉइंट मिस नहीं किए हैं। तो अब आपका काम है इसे 1 से 2 बार देख लेना, रिवाइज कर लेना और याद कर लेना। कमेंट में फाइनल स्कोर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि डेली इसी तरह से टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।